जय हिंद माय डियर गाइस। मैं गजेंद्र कुमार गोस्वामी आपके चैनल यूनिक ब्रेन स्टडी पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज मुझे उम्मीद है कि आपने होली अच्छी तरह खेली होगी और मैं आशा करता हूं कि आपकी नई साल होली तक बड़ी मंगलमय हो। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक चैप्टर साउंड। साउंड क्या है तो इसका हम पहले देखते हैं इंट्रोडक्शन। साउंड एक ऐसी चीज है जो कि हमको आपस में कम्युनिकेट करना सिखाती है, यानी हम आपस में बात करते हैं एक दूसरे से तो वो साउंड के माध्यम से करते हैं। तो साउंड है, साउंड इज क्रिएटेड बाय वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट, यानी कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी मेटल है। मेटल की क्या प्रॉपर्टी होती है? एक होता है मेटल साउंडेबल होता है, यानी वो आवाज करता है। जैसा देख रहे हैं आप, ये मेरे हाथ में पॉइंटर है, मैं इसको नीचे डालूंगा तो ये आवाज करेगा। सुन चुके हैं आप आवाज? यानी ये क्या है? मेटल एक आवाज करता है और नॉन मेटल क्या करते हैं? आवाज नहीं करते। फर्स्ट देसी आती है इसकी आवाज। जैसा सपोज आप किसी प्लेट को, चाहे पीतल की हो या एल्युमिनियम की हो फेंकेंगे तो वो अपने मेटल की प्रॉपर्टी के मुताबिक, यानी एल्युमिनियम की है तो कम आवाज करेगी, पीतल की ज्यादा आवाज करेगी, तो आवाज करेगी। ठीक है। और इस आवाज करने के बीच में आप देखते हैं ये आवाज क्यों होती है। यानी एक ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट में जब किसी चीज से टकराता है तो क्या होता है? वाइब्रेशन होता है। तो देखिए मेरे दोनों हाथ में इनको बजाऊंगा, आवाज आएगी, एक वाइब्रेशन हुआ। वाइब्रेशन होने से क्या होती है? इसमें एनर्जी पैदा होती है, एनर्जी एक जनरेट होती है, यानी वाइब्रेशन से एनर्जी जनरेट होती है और उसी को हम क्या कहते हैं? साउंड कहते हैं। अब मैं जो बोल रहा हूं, मेरे वोकल कार्ड से ये आवाज बाहर आ रही है और वोकल कार्ड कहां है? लैरिंग्स में। लैरिंग्स में आप उससे नीचे क्या है? उससे नीचे मेरे लंग्स हैं। लंग्स जैसे सांस लेता हूं तो आवाज में क्या होता है? जो मेरे वोकल कार्ड्स हैं वो उनमें वाइब्रेशन पैदा होती है। और ये कल मैं पढ़ा चुका हूं कि आवाज मुंह से बाहर कैसे निकलती है। तो ये चीज सब क्या होती है? मुंह से बाहर निकलती है आवाज मेरी, और मुंह से आवाज निकलने के बाद में ये वायुमंडल में फैल जाती है, यानी वायुमंडल के जो पार्टिकल्स हैं उनके अंदर फैल जाती है। ये पार्टिकल्स अपनी स्पीड से आगे फैलते हैं और जहां तक रेंज है वहां तक ही सुनाई देती है, उससे आगे सुनाई नहीं देती। यदि उससे आगे की हमको सुनना है तो हमारी आवाज को क्या करना पड़ेगा? एम्पलीफाई करना पड़ेगा, यानी एम्पलीफाई लगाना पड़ेगा, तब आवाज क्या होगी? आगे जाएगी। तो इस तरह से ये जो साउंड है, साउंड एक वेव के रूप में ट्रेवल करती है और उस वेव को हम कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव्स या कंप्रेशनल वेव्स। कंप्रेशनल वेव यानी ये एक लॉन्गिट्यूडनल वेव्स है। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स का मतलब होता है ये इस तरह से इसका जो एम्पलीट्यूड है और वे ऑफ डायरेक्शन है वो दोनों एक ही दिशा में होंगी। इस तरह से वेव दो तरह की होती है, लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्सल। इसको मैं लॉन्गिट्यूडनल भी लिख सकता हूं। इसके अंदर एम्पलीट्यूड और वेव डायरेक्शन ये एक साथ चलेंगे। एम्पलीट्यूड और वेव डायरेक्शन एक साथ ही होंगी, यानी देख रहे हैं आप इस तरह से ये वेव चल रही है और एम्पलीट्यूड भी ऐसे ही होगा, यानी एम्पलीट्यूड भी इसी डायरेक्शन में होगा और वेव की डायरेक्शन भी ये होगी।
लेकिन ट्रांसवर्सल में जो ट्रांसवर्सल वेव्स है, इसके अंदर एम्पलीट्यूड एक नॉर्मल की तरफ होगा, यानी एक क्या होगा, एम्पलीट्यूड 90 डिग्री ऊपर होगा और वेव डायरेक्शन अलग होगी, यानी वेव डायरेक्शन और एम्पलीट्यूड का 90 डिग्री का एंगल बनता है। यानी देखिए, एक वेव है, तो ये वेव इस साइड में यानी लेफ्ट से राइट को जा रही है, लेकिन इसका एम्पलीट्यूड क्या है, ये एकदम इसके 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो ये होती है ट्रांसवर्सल वेव्स। और इस लॉन्गिट्यूडनल वेव्स को हम क्या कहते हैं, कंप्रेशनल वेव्स भी कहते हैं। कि ये वेव्स क्या होती है, कंप्रेस हो जाती हैं, कंप्रेस होती हैं। इसमें दो रीजन बनते हैं, कंप्रेस रीजन और रेयर रीजन। इसके अंदर दो रीजन बनते हैं, इसको बोलते हैं हम कंप्रेस रीजन। और उसके बाद में कुछ गैप होगा यहां पर, इसको बोलते हैं हम रेयर रीजन। यानी हिंदी में कहना चाहूं मैं तो ये क्या है, एक सघन माध्यम है और ये क्या है, एक विरल माध्यम है। इस कंप्रेस रीजन के अंदर जो एम्पलीट्यूड है और जो वे की डायरेक्शन है वो क्या करती है, इसमें जैसे में स्ट्रक्चर बना हुआ है वो एक ही डायरेक्शन में जाती है, आगे फॉरवर्ड होती जाती है। लेकिन रेयर रीजन के अंदर ये क्या करती है, वापस जाती है। यानी इसके जहां जा रही थी ये कंप्रेस वाली, इससे अपोजिट आती है। इसके अंदर क्या होता है, जो एटमॉस्फेयर है, जो आपका ऊपर वातावरण है, उसके जो पार्टिकल्स हैं, उसमें गैसेज भी हैं, उनके पार्टिकल्स हैं, वो एक दूसरे को पुश करते हैं, एक दूसरे को पुश करते हैं। वो मूव नहीं करते, पार्टिकल्स मूव नहीं करते, एक दूसरे को क्या करेगा, पुश करेगा और दूसरा वाला दूसरे को पुश करेगा, पार्टिकल्स। इस तरह से इस साउंड के अंदर, साउंड वेव्स के अंदर पार्टिकल्स जो मॉलिक्यूल है वो मूव नहीं करते हैं, ये अपनी जगह पर रहते हैं। लेकिन लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, जो ट्रांसवर्सल वेव्स के ऊपर चले हम, तो ट्रांसवर्सल वेव में ये जो पार्टिकल्स हैं वो मूव करते हैं, वो मूव करेंगे। तो यहां तक आप मेरे ख्याल से आप समझ चुके हैं। तो इसमें अब मैं लेता हूं इसकी सोर्सेज क्या क्या है, यानी साउंड वेव की सोर्सेज क्या क्या है। साउंड वेव्स की दो सोर्सेज हैं, एक नेचुरल और एक दूसरा है मैन मेड। दूसरा है मैन मेड। नेचुरल रिसोर्सेज जो है आपकी, जैसे एनिमल है, ह्यूमन है, जो बोलते हैं, वो क्या नेचुरल रिसोर्सेज है। यानी मैं कहना चाहूं इसका एग्जाम्पल क्या होंगे, जो कि नेचर ने हमको दिया हुआ है, जैसे एनिमल। इसके बाद में वॉल्केनो, इसके बाद देखिए वाटर, विंड। जो हिंदी वाले उनको मैं समझना चाहता हूं कि जो जानवर बोलते हैं, हम जो एनिमल श्रेणी के हैं, यानी मैमल श्रेणी के हैं, उनको आवाज करते हैं तो उनकी आवाज आपको सुनाई देती है। इसके बाद में जो
वॉल्केनो यानी जो ज्वालामुखी होता है उसकी आवाज आपको आती है, दैट इज नेचुरल चीज। और विंड, जो हवा बहती है, हवा आपको सुनाई देती है। उसके बाद वाटर, पानी जब बहता है, पानी अब कहीं से गिरेगा झरने से तो पानी की आवाज आएगी। उसके बाद है एवरेजेस। एवरेजेस यानी प्राकृतिक आपदाएं जो आती हैं वो है एवरेजेस, यानी जैसे जमीन फटी और मकान गिरने शुरू हो गए, इस तरह से जो एवरेजेस आती हैं, आपदाएं आती हैं, वो सब इसमें आती हैं। अभी नेक्स्ट हम देखते हैं मैनमेड। मैनमेड साउंड के सोर्सेज क्या हैं? आप देखते हैं आपके रोजमर्रा में आपकी होम किचन के बर्तन वगैरह खनकते हैं, तो वो क्या मैनमेड है। आप उसमें धो रहे हैं बाथ बेसन में, तो किचन के बर्तन खनक रहे हैं, वो क्या होता है? मैनमेड है। इसके अलावा एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर, रोड व्हीकल्स, उसके बाद यानी आपकी बहुत ही रिसोर्सेज है। फैक्ट्री है, फैक्ट्री में आप देखते हैं आवाज खट 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 आवाज करती रहती है। इस तरह से आपके ये क्या है? मैन मेड रिसोर्सेज है। अभी इसकी टाइप कितनी है देखते हैं। जो साउंड वेव्स है उसकी टाइप कितनी है, कितने टाइप की साउंड वेव्स होती है। इसके लिए जब हम इस वातावरण में रह रहे हैं तो हमको साउंड तो सुनना ही पड़ेगा, और सुनने के लिए कुछ साउंड कैसी होती हैं। टाइप ऑफ साउंड, टाइप ऑफ साउंड कौन कौन सी होती है? पहला होता है ऑडिबल। ये साउंड हम आराम से सुन सकते हैं। ये ऐसी साउंड होती है जिनको हम सुन सकते हैं, ऐसी आवाज होती है जिसको हम सुन सकते हैं। इसका एक रेंज होता है, वो रेंज होता है 20 हर्ट्ज। 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज तक। अब ये नया हार्ट्स आ गया, ये आपको बीच में दिमाग में आ गया कि हार्ट्स क्या है, ये क्या चीज खड़ी हो गई। हार्ट्स के बारे में बता रहा हूं। आपके पास में आप साइकिल चलाते हैं, तो ये कोई साइकिल है। मेरी आर्ट इतनी अच्छी नहीं है, माफ करना। ये कोई साइकिल है। अब मान लीजिए साइकिल बना दिया मैंने, मुझ पर साइकिल नहीं बन पाएगी इतनी जल्दी, टाइम लगेगा बनाने में, और वो भी अच्छी नहीं बना पाऊंगा। तो इस साइकिल में आप देख रहे हैं 2 पहिए हैं, ये लगे हुए 2 व्हील्स है। इस व्हील में जब आप किसी सड़क पर चल रहे हैं तो ये वाला पोर्शन में इसको ए लिख देता हूं। मैं किसी एक व्हील को ले रहा हूं, मैं इसको ए लिख देता हूं। ये जब साइकिल को आप आगे बढ़ाएंगे तो ये ए वाला पोजीशन ऐसे बढ़ता हुआ आगे जाएगा, एक कंडीशन में यहां पर पहुंच जाएगा और दूसरी कंडीशन में वापस इस ए पॉइंट पाएगा। यानी जितना इसका पैरामीटर है इतनी जगह आगे घेरेगा ये, यानी जब वापस आएगा तो यहां पहुंच जाएगा, यानी ये जगह इसने घेर ली। फिर बस समझा रहा हूं मैं,
यानी इस तरह से रोटेट होता है ये, तो और कहां पहुंच जाता है ये, इस तरह घूमकर, यानी इतना जगह घेरने के बाद में वापस इस स्थिति में आएगा। यानी इतना दूर कवर करने के बाद में जितना इसका पैरामीटर है, अब ये तो काफी कम है, लेकिन इसका पैरामीटर इतना कवर करने के बाद ये वापस ए पॉइंट नीचे आएगा, ए पॉइंट नीचे आएगा। यानी मैं इसको यदि ग्राफ से दिखाना चाहूं, तो ये इस तरह से गया ऊपर और वापस दूसरी साइड में आया और फिर ए पॉइंट पर आ गया। यानी ए पॉइंट से स्टार्ट हुआ और यहां पर ए पॉइंट पर आया। यदि मैं इस पोर्शन को उठा के यहां रख दूं, इस पोर्शन को उठा के मैं यहां रख दूं, तो क्या हो जाएगा, एक सर्कल बन जाएगा। एक सर्कल बन जाएगा और इसको हम कहते हैं एक साइकिल। क्या कहते हैं, वन साइकिल। पहले इलेक्ट्रिसिटी की यूनिट क्या थी, साइकिल पर सेकंड। अब इस साइकिल को चेंज करके हार्ट्स कर दिया गया है। क्या कर दिया गया, हार्ट्स, HERTZ, हार्ट्स। और इसको हम एब्रीवेशन में हार्ट्स इस तरह से लिखते हैं। तो ये फ्रीक्वेंसी यदि 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक है तो हमें सुनाई देगी, और इससे कम है तो हमको नहीं सुनाई देगी, इससे ज्यादा है तो हमको नहीं सुनाई देगी। कोई भी जो बोल रहा है हमारे साथ में, यदि चिमकादड़ आपके पास घूम रही है, आप सोचते हैं कि चूहा तो चू चू करता रहता है, लेकिन चिमकादड़ भी सेम उसी तरह से है, मैमल कैटेगरी की है, लेकिन इसमें देखिए आप चिमकादड़ की आवाज आपको सुनाई नहीं देती, क्योंकि उसकी जो ऑडिबल फ्रिक्वेंसी है वो क्या है, 20 हर्ट्ज से ज्यादा है। किससे ज्यादा है, 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा है। तो 20,000 हर्ट्ज को मैं 20 किलो लिख देता हूं, क्योंकि ये 1 किलो के बराबर है। 20 किलो हर्ट्ज, यानी चिमकादड़ यानी बैट जो बोलती है उसकी बोलने की फ्रिक्वेंसी कितनी है, 20 किलो हर्ट्ज से ज्यादा है, तो हमको सुनाई नहीं देती। रेनासोर्स और उसके बाद में हाथी वगैरह चिंगारता, ठीक है आपको सुनाई देता है, लेकिन रेनासोर वगैरह की आवाज आपको सुनाई नहीं देती। जो मक्खियां वगैरह हैं भिन बनाती रहती हैं, उनके पंखों की आपकी साउंड आती है, लेकिन आपके चींटी हैं, ये बोलती है नहीं बोलती है, आपको सुनाई नहीं देता। तो कुछ ऐसे कैटेगरीज के एनिमल्स हैं, ऐसे कैटेगरी के इंसेक्ट्स हैं जिनकी आवाज हमको सुनाई नहीं देती है। वो क्या है, बिलो 20 हर्ट्ज है, यानी 20 हर्ट्ज से क्या है वो नीचे है, तो हमको आवाज नहीं सुनाई देगी। तो हमारा रेंज कितना, 20 हर्ट्ज से लेकर कितना, 20 किलो हर्ट्ज तक हमारा सुनने का रेंज है। साइकिल के बारे में बता चुका हूं। तो इस तरह से ऑडिबल फ्रिक्वेंसी कितनी है हमारी, 20 हर्ट्ज से लेकर 20 किलो हर्ट्ज तक। तो इसमें यही दिया हुआ है मैंने, ऑडिबल फ्रिक्वेंसी है हमारी 20 हर्ट्ज से लेकर 20 किलो हर्ट्ज तक। 20 हर्ट्ज से नीचे वाली फ्रिक्वेंसी को, 20 हर्ट्ज से नीचे वाली फ्रिक्वेंसी को, बिलो देन 20 हर्ट्ज, below than 20 हर्ट्ज, इस फ्रिक्वेंसी को हम कहते हैं इंफ्रा सोनिक वेव्स। ये इंफ्रासोनिक वेव्स होती हैं और इस फ्रिक्वेंसी को हम इंफ्रासोनिक फ्रिक्वेंसी कहते हैं। यानी वो फ्रिक्वेंसी जो कि 20 हर्ट्ज से कम है उसको हम क्या कहते हैं, इंफ्रासोनिक फ्रिक्वेंसी।
और उन वेव्स को क्या कहते हैं, इंफ्रासोनिक वेव्स कहते हैं। जो फ्रिक्वेंसी 20 किलो हर्ट्ज से यानी 20,000 हर्ट्ज से ऊपर है, अबव 20 किलो हर्ट्ज से, उस फ्रिक्वेंसी हम अल्ट्रासोनिक फ्रिक्वेंसी कहते हैं और उन वेव्स को हम अल्ट्रासोनिक वेव्स कहते हैं। क्या कहते हैं, अल्ट्रासोनिक वेव्स कहते हैं। जो फ्रिक्वेंसी 20 किलो हर्ट्ज से ऊपर है उसको क्या कहते हैं, अल्ट्रासोनिक वेव्स कहते हैं। जैसे आप देखते हैं यूएसडी कराते हैं, यूएसडी की आवाज नहीं आती है आपको। इसके जो एग्जाम्पल्स हैं आप देखिए, जो वेव्स अल्ट्रासोनिक है इसका क्या है, यूवी रे, अल्ट्रा रेज। अल्ट्रा रेज, और अल्ट्रा रेज का इस्तेमाल कहां किया जाता है, अल्ट्रासोनिक में किया जाता है। आप जानते हैं जब यूएसजी कराते हैं हम, यूएसजी कैसा कराते हैं, जब पेट दर्द हो गया, कहीं पेट दर्द हो रहा है, सिर दर्द हो रहा है, तो उसका क्या करते हैं, अल्ट्रासोनिक कराते हैं। और जो प्रेग्नेंट औरतें होती हैं उनका क्या कराते हैं, अल्ट्रासोनिक कराते हैं। इसके बाद होता है इनऑडिबल। दूसरी फ्रिक्वेंसी क्या है, इनऑडिबल। इनऑडिबल आप समझ चुके हैं, मैं जो बताया, बिलो देन 20 हर्ट्ज और अबव देन 20 किलो हर्ट्ज, वो क्या होगी, इनऑडिबल। अभी देखते हैं, यानी 20 हर्ट्ज से नीचे वाली फ्रिक्वेंसी और 20 किलो हर्ट्ज से ऊपर वाली फ्रिक्वेंसी क्या होगी, हमारे लिए सुनाई नहीं देगी। उन्हें क्या कहते हैं हम, इनऑडिबल। एक होता है प्लीजेंट। प्लीजेंट जैसे कि नाम से मालूम पड़ रहा है, जो म्यूजिक, जो आवाज हमारे कानों के लिए मधुर लगेगी उसे हम प्लीजेंट कहते हैं, उसको प्लीजेंट साउंड कहेंगे। और जो आवाज हमारे कानों के लिए अच्छी नहीं लगेगी उसको अनप्लीजेंट कहते हैं। साउंड को हम डीबी में नापते हैं, डीबी ये यूनिट है साउंड को नापने की, इसको कहते हैं हम डेसिबल, इसे कहते हैं डेसिबल। यानी हमारा रेंज कितना है, 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक, यानी जो हमारे लिए कान के लिए इफेक्टिव है वो रेंज कितना है, वो डीबी कितना होना चाहिए, यानी हम 40 डीबी से लेकर 80 डीबी तक ये आवाज हमारे लिए क्या है, प्लीजेंट आवाज है। इससे ऊपर की आवाज होगी तो हमारे लिए नुकसानदायक है। जैसा कि आप देखते हैं शादी वगैरह फंक्शन के अंदर डीजे बजते हैं, डीजे का जो जिसका 4 बेस होता है उसकी आवाज कहां तक होती है, 200 डीबी तक। सॉरी 200 डीबी तक, इतनी तेज आवाज होती है। इतनी तेज आवाज हमारे कान सुनने के लिए तैयार नहीं है, तो उसको हम क्या कहेंगे, अनप्लीजेंट। डी बता दिया, अनप्लीजेंट। वो साउंड क्या होगी, अनप्लीजेंट होगी, जो हमारे लिए नुकसानदेह है। ऐसी आवाज से क्या हो सकता है,
हाइपरटेंशन हो सकता है, सिर दर्द होगा, उसके बाद नींद नहीं आएगी और एक ज्यादा आवाज होने से बहरापन भी हो जाएगा। उसके बाद होती है सॉफ्ट आवाज, सॉफ्ट साउंड। ये मधुर साउंड होती है। आप धीरे धीरे अपना काम कर रहे हैं और आपने गाने लगा रखे हैं, आप सुन रहे हैं, उसको वो कहते हैं हम सॉफ्ट साउंड। सॉफ्ट साउंड है तो हार्ड साउंड भी होगी। नेक्स्ट होती लाउड। जैसा आपने देखा होगा, जो आदमी उम्र के लिहाज से, उम्र के ताल्लुकात से कुछ, ये डिपेंड करता है बच्चे के ऊपर। एक कैटेगरी, एक सर्कल बना, एक ऐसा साइकिल बना हुआ है कि जो बच्चा, जो मानव का जो शरीर है, जो बच्चापन में होता है, सेम एक्टिविटीज बड़े होने के बाद जब वो वृद्ध हो जाता है, यानी बुढ़ा हो जाता है, तो सेम एक्टिविटीज उसमें आती जाती हैं। जैसे बच्चा बैठा है, बैठने के बाद फिर चलना सीखता है, चलना सीखने के बाद में वो चलता है तो गिरता रहता है, बीच बीच में चलेगा, गिर जाएगा, उसके बाद में फिर खड़ा होगा, उम्र जैसे बढ़ेगी वो भागना शुरू कर देगा, उसके बाद यंग हो गया, खूब भागेगा, उसके बाद फिर आएगी वृद्धावस्था, यानी जब ओल्ड एज आएगी उसकी, तो उसका चाल में फर्क आ जाएगा, यानी फिर धीरे चलना शुरू हो जाएगा, धीरे चलेगा, सांस फूल जाएगी, फिर खड़ा हो जाएगा, थोड़ा चलेगा, फिर खड़ा हो जाएगा या बैठ जाएगा। यानी सेम सर्कल, जो सेम साइकिल जो कि बच्चापन से हो रही थी, सेम रूटीन वापस क्या होती है, उसका पुनरावृत्ति हो जाती है, यानी रिसाइकिल हो जाता है। और लास्ट में जैसा कि बच्चा लेटा होता है, इस तरह से वो लेटना पसंद करेगा। और एक कंडीशन ऐसा आएगी कि वो जैसा बच्चा इनिशियली पैदा होने के बाद बिस्तर पर पड़ा रहता है, वो बिस्तर पर पड़ जाएगा बुढ़ा आदमी होकर। यही साइकिल चलती रहती है। तो इस साइकिल के लिए, यानी आप देखते हैं कि आपने देखा लाउड जो होती है, मेरा कहने का मतलब था लाउड जो बहुत तेज आवाज है, तो आप उसको सुनना पसंद नहीं करेंगे। तो क्या करेंगे, उसके लिए आपको क्या चाहिए, कानों में रुई डाल दो, यानी कहीं पर विस्फोट वगैरह होता है, कहीं पर, हाँ जैसा कि मैं बता रहा था, मैं कहीं एक्सप्लोजन होता है, तो क्या करते हैं, कानों में उंगली डाल देते हैं। जब आप क्रैकर्स छोड़ रहे हैं, आप पटाखे छोड़ते हैं उसमें दिवाली पर, किसी उत्सव पर, तो क्या करते हैं, जो सुनने के लिए इच्छुक नहीं है वो कानों में उंगली डाल लेते हैं, ठीक है, छोड़ता रहे पटाखा। तो एक एक्सप्लोजन भी क्या है, एक रिसोर्सेज है किसका, साउंड का। इसके बाद में कुछ है नॉइज। ज्यादा आवाज होगी तो नॉइज ज्यादा होगा, नॉइज कर दिया, नॉइज। जब ज्यादा आवाज होगी तो ज्यादा नॉइज होगा, और तुम्हारे एटमॉस्फेयर के अंदर नॉइज पॉल्यूशन होगा। नॉइज पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, ये हमारे नुकसान की चीज है। तो नॉइज पॉल्यूशन हम पसंद नहीं करेंगे। हमें क्या पसंद करेंगे, म्यूजिक, ठंडा ठंडा म्यूजिक चाहिए। तो एक साउंड किसकी होती है, म्यूजिक की होती है। रिसोर्सेज क्या है, साउंड, एक उसका साउंड का दूसरा सोर्सेज क्या है, किस टाइप की होती है, साउंड का टाइप कैसी, मतलब साउंड के टाइप क्या होता है, ये होती है म्यूजिक। म्यूजिक अलग अलग इंस्ट्रूमेंट की अलग अलग म्यूजिक होती है। जैसे पियानो है, इसका अलग म्यूजिक है, गिटार है, इसका अलग म्यूजिक है, ड्रम है, उसका अलग म्यूजिक है, फ्लूट है, उसका अलग म्यूजिक है। इस तरह से हर इंस्ट्रूमेंट की म्यूजिक अलग अलग होते हैं। कुछ को हम पसंद करते हैं। आपने देखा हो ब्याह शादी के अंदर आजकल डीजे बजना शुरू हो गया, लेकिन पहले क्या होते, बैंड होते थे। बैंड के बीच में जब वो पतली वाली जो नली सी से वो बजाता था तो बड़ा मीठा लगता था, लेकिन बीच में एक लंबा भोंपू वाला वो बीच में करता, भों कर देता था, तो वो बहुत बुरा लगता था, यानी किया कराए महज बेकार। तो इस तरह से जो हम हमें क्या चाहिए, जो हमें रिक्वायरमेंट चाहिए म्यूजिक के अंदर, हम वो पसंद करते हैं। यानी ये क्या है, ये टाइप्स है म्यूजिक की, और टाइप्स ये डिपेंड करती है किसके ऊपर, हमारे सिचुएशन के ऊपर, कि हम किसको इस्तेमाल कर रहे हैं, हम कितना चाहते हैं, हमें लाउड कितना चाहिए, हमको इसका पिच कितना चाहिए, इसकी लाउडनेस कितनी चाहिए। हम देखते हैं टाइप्स ऑफ वेव्स। नेक्स्ट देखते हैं हम टाइप ऑफ वेव्स। इंफ्रारेड
इंफ्रासोनिक एंड अल्ट्रासोनिक मैं कवर कर चुका हूं। तो हम देखते हैं वेव्स की टाइप कितनी होती है। टाइप ऑफ वेव्स। वेव्स की टाइप में पहला टाइप होता है मैकेनिकल। मैकेनिकल वेव्स, ये वेव्स वो वेव हैं जो वैक्यूम के अंदर यानी निर्वात के अंदर खाली, यदि खाली कर दिया जाए उस प्लेस को, तो उसके अंदर ट्रेवल नहीं करती हैं। यानी इनके लिए क्या चाहिए, हमको एक मीडियम चाहिए। इन वेव्स को ट्रेवल करने के लिए हमको एक मीडियम चाहिए। मीडियम क्या हो सकता है, यानी मीडियम रिक्वायर्ड, एक माध्यम चाहिए। और वो माध्यम क्या हो सकता है, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस। यानी जो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं, इनके ट्रेवल करने के लिए, इनको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता है, एक मीडियम की आवश्यकता होती है। और उस मीडियम में ही ये ट्रेवल करती हैं, अपनी स्पीड से ट्रेवल करती हैं। और ये किस में ट्रेवल कर सकती हैं, ये सॉलिड से ट्रेवल कर सकती हैं, सॉलिड से गुजर सकती हैं, ये लिक्विड से गुजर सकती हैं, और ये गैसेस से गुजर सकती हैं। तो इसके अंदर इसके अंदर सॉलिड, लिक्विड और गैसेस के अंदर इसकी ट्रेवल की स्पीड क्या होती है, भिन्न होती है, अलग अलग होती है। यानी अलग अलग स्पीड इसमें होती है, सॉलिड की, लिक्विड की और गैसेस की। और सॉलिड की यदि हम चाहें तो सॉलिड में भी ये स्पीड, सॉलिड में भी अलग अलग होती है। जैसे इस सॉलिड के अंदर ये स्पीड 5100 मीटर पर सेकंड से लेकर 6000 मीटर पर सेकंड तक होती है। यानी 5000 मीटर पर सेकंड से लेकर कितनी होती है, 6000 मीटर तक होती है। ये डिपेंड करता है कि मेटल क्या है, जो सॉलिड है वो क्या है, मेटल किस मेटल का बना हुआ है। इसमें स्टील के अंदर 5100 मीटर पर सेकेंड और एल्यूमिनियम के अंदर 6000 मीटर पर सेकेंड ये स्पीड होती है। लेकिन हीरा के अंदर, डायमंड के अंदर ये स्पीड बहुत ज्यादा होती है। यदि डायमंड है तो डायमंड में 35 टाइम्स ऑफ एयर, यानी जो हवा में स्पीड, जो गैसेज में जो स्पीड है साउंड की, उससे 35 गुना ज्यादा होती है स्पीड। किसके अंदर, डायमंड के अंदर। सॉलिड, लिक्विड के अंदर यह स्पीड 1440 मीटर पर सेकंड से लेकर 1480, वैसे इसको 1500 मान लेते हैं, मीटर पर सेकंड तक होती है। अब मैं पानी को यदि कहूं, इन लिक्विड में तो बहुत चीज आती है, मैं पानी को लेकर चलता हूं। नॉर्मल पानी के अंदर ये स्पीड होती है 1440 मीटर पर सेकंड, और डिस्टिल वाटर के अंदर यह स्पीड होती है 1480 मीटर पर सेकंड। अब गैसेज की बात करें, गैसेज के अंदर यह स्पीड 342 मीटर पर सेकंड से लेकर 502 मीटर पर सेकंड तक होती है।
ये डिपेंड करता है कि कौन कौन सी गैस से पासेज हो रहा है, किस किस गैस से ये पास हो रही है। वैसे हम गैसेज की स्पीड को 340 मीटर पर सेकंड भी मानते हैं, नॉर्मल यह मानते हैं। तो फिर आगे चलते हैं हम। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव्स। वेव की जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन सी हैं, यानी वेव्स के गुण कौन कौन से होते हैं। ये कोई वेव्स है, भाई थोड़ा सा गलत बन रहा है, मेरा पेन घुमाता हूं कि ज्यादा कहीं पेन और कहीं जाता है पेन। ये कोई वेव्स है, यानी ये वेव ट्रेवल कर रही है, ए पॉइंट से ये ट्रेवल करे राइट की तरफ, सॉरी, ये वेव ट्रेवल कर रही है। तो इसके अंदर जैसे मैं बताया था पहले, यानी ये यहां से इस पोर्शन के ऊपर मैं यदि इस पोर्शन को लाके रख दूं तो क्या हो जाएगा, एक साइकिल हो जाएगा, एक हर्ट्ज हो जाएगा। तो क्या कहेंगे इसको, 1 साइकिल यानी 1 हर्ट्ज। अभी इसमें ये ए पॉइंट है और इधर है ये बी पॉइंट। चलो यहां लेता हूं बी पॉइंट, सी, डी एंड ई, यानी ए से लेके और ई तक क्या हो गया, एक साइकिल बन गया, एक हर्ट्ज हो गया। इसके अंदर कुछ चीजें होती हैं, आप देखिए ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला, इसको मैं जिस पॉइंट से स्टार्ट हुई है, रेज स्टार्ट हुई है, उस पॉइंट को यदि मैं मैक्सिमम पिक ऑफ पॉइंट से टच कर दूं, जो हाईएस्ट पीक है उससे टच कर दूं, तो इस दूरी को हम कहते हैं एम्पलीट्यूड। यानी इसको क्या कहते हैं हम, एम्पलीट्यूड। अभी ये बी पॉइंट है, यहां पर, यहां ई आ गया, यहां एफ आ गया, ये हाईएस्ट पॉइंट है, इसका जो चोटी है इसका क्या है, ये हाईएस्ट पॉइंट है। इस पॉइंट को मैं यहां बी पॉइंट से, इस पॉइंट से, बी पॉइंट से सी पॉइंट को मिलाऊं मैं, तो इस दूरी को कहते हैं हम वेव लेंथ। क्या कहते हैं, वेव लेंथ। वेवलेंथ यानी ये ट्रेवल कर रही है, कितने समय में कर रही है, 1 सेकंड में कितनी ट्रेवल करती है, कितना मीटर ट्रेवल करती है। तो इसकी यूनिट क्या होगी, इसकी यूनिट होगी मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड इसकी इकाई होगी, और इसको हम डिनोट करते हैं लैम्डा से, उल्टा वाई, लैम्डा से इसको डिनोट करते हैं। यानी वेवलेंथ को किससे डिनोट करते हैं, लैम्डा से। एम्पलीट्यूड है, ये किस में आएगा, सेंटीमीटर में आएगा, और इसको डिनोट कैसे करते हैं, ए से। अभी ये देख रहे हैं, मैंने ए पॉइंट से वेव चली थी, बी पर पहुंची, बी से सी पे आई, सी से डी पे आई, डी से ई पे आई, इस तरह से ये कंटिन्यू चलती जा रही है। तो इसको हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या है, ये फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को हिंदी बोलते हैं
आवर्ती, यानी जो बार बार आ रही है उसको आवर्ती कहते हैं। यानी ये बार बार आ रही है। सेम ये वाला कौन सा पोजीशन आया, इसको बोलते हैं हम क्रिस्ट। जो हाईएस्ट पॉइंट आया उसको बोलते हैं क्रिस्ट। इसको क्या बोलेंगे, क्रिस्ट। और नीचे वाले पॉइंट को बोलते हैं टॉप। टॉप। अपर वाले क्या बोलते हैं, क्रिस्ट बोलते हैं। तो वेवलेंथ क्या होगी, यानी डिस्टेंस बिटवीन बी एंड एफ, यानी डिस्टेंस बिटवीन क्रिस्ट टू क्रिस्ट कॉल्ड वेवलेंथ। वेवलेंथ मीन्स डिस्टेंस बिटवीन, ये क्रिस्ट है, ये क्रिस्ट है, डिस्टेंस बिटवीन क्रिस्ट टू क्रिस्ट इज कॉल्ड वेवलेंथ। और इसको किस में नापते हैं हम, मीटर पर सेकंड में, और डिनोट किस में करते हैं हम, सिंबल क्या है इसका, लैम्डा, उल्टा वाई। फ्रीक्वेंसी, एक सेकंड में कितनी फ्रीक्वेंसी बनती है उसको हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी। एक सेकंड में कितनी फ्रीक्वेंसी आपको मिलती है उसे क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी कहते हैं। यानी एक सेकंड में मुझे यदि 50 फ्रीक्वेंसी मिली तो उसको क्या कहेंगे, 50 साइकिल कहेंगे। 50 साइकिल पर सेकंड, यानी साइकिल पर सेकंड। और इस साइकिल को अभी क्या नाम दिया हुआ, हार्स दिया हुआ है। आपके घर में जो मीटर लगा हुआ है, जो आपके घर में बिजली है, वो क्या है, 50 हार्स की। कितने हार्स की है, 50 हार्स की, यानी 220 वोल्ट 50 हार्स फ्रीक्वेंसी है। यानी वोल्टेज कितना है उसका, 220, और हार्स कितना है उसमें, 50। यानी एक सेकंड में 50 बार वो साइकिल बना रही है। इस तरह से साइकिल बना रही है, इस तरह से साइकिल 50 बनाती है एक सेकंड के अंदर। तो एक सेकंड में बनाती है, यानी फ्रीक्वेंसी। इसको हम क्या लिखते हैं, एफ लिखते हैं, एफ से डिनोट करते हैं। यानी हार्स क्या होगा, ये मूव कर रहा है तो ये क्या होगा, फ्रीक्वेंसी हो गया। और ये किस में बनाती है, एक सेकंड में। एफ इजिकल टू 1/t। 1/t, टी क्या है, टाइम पीरियड। टी इज द टाइम पीरियड। टाइम पीरियड का मतलब है एक साइकिल के लिए, एक फ्रीक्वेंसी के लिए जितना टाइम लगता है उसको बोलते हैं टाइम पीरियड। फिर समझिए, एक साइकिल के लिए जितना टाइम लगता है उसको कहते हैं हम टाइम पीरियड। और एक सेकंड में जितनी साइकिल बनती है उसको हम क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो टाइम पीरियड इसको डिनोट करते हैं हम किससे, टी से। और नापते किसमें है, इसलिए सेकंड में। यानी किसमें इसको मेजर करेंगे, सेकंड के अंदर। और इसको डिनोट किससे करते हैं हम, टी से डिनोट करते हैं। फ्रीक्वेंसी को अभी कहीं कहीं एफ लिखा होता है और कहीं कहीं लिखा होता है न्यू। क्या होता है, न्यू। यानी वी बना लो आप, इसको बोलते हैं न्यू। फ्रीक्वेंसी को न्यू भी लिखा होता है। ये फ्रीक्वेंसी आप देख रहे हैं, यानी यहां पर मैं लिख दूं न्यू बराबर क्या हुआ, 1/t। अभी जैसे आप मैथ में पढ़ चुके हैं, डिस्टेंस बराबर होता है, सॉरी स्पीड बराबर होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम। लेकिन ये हमारी लाइट एक ही डायरेक्शन में जा रही है। तो यह मैं बताया था, पहले एक चैप्टर चलाया था मैंने कि स्पीड क्या होती है और वेलोसिटी क्या होती है, क्योंकि एक ही डायरेक्शन चल रही है। डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड क्या होती है, आप यहां से घर से निकल चल रहे हैं, आपको किसी मार्केट में जाना है, किसी के पास मिलने जाना है,
तो आप कभी राइट मुड़ रहे हैं, कभी लेफ्ट मुड़ रहे हैं, कभी राइट मुड़ रहे हैं, कभी लेफ्ट मुड़ रहे हैं, इस तरह मुड़ते जाते हैं। आपकी स्पीड सामान्य हो ही नहीं सकती है, यानी कभी आपको कोई मोड़ में जाना तो स्पीड कम करनी पड़ेगी, और आगे जब खुला मिल गया तो स्पीड ज्यादा कर देंगे आप। उसके बाद फिर मोड़ आएगा, फिर आप स्पीड कम करेंगे। कोई बीच में ऑब्स्टिकल आ गया, कोई बच्चा आ गया या कोई आपको गाड़ी आ गई तो आपकी स्पीड कम हो जाएगी। तो इस तरह से जो आप उस पॉइंट पे पहुंच रहे थे, ए पॉइंट से आपको बी पॉइंट पे जाना था, तो उसमें आपको एक स्पीड नहीं मिल पाएगी। तो वो क्या स्पीड होगी, एक एवरेज स्पीड लेंगे। एवरेज स्पीड कैसे लेंगे कि इतने भाग में इतना स्पीड से चले हम, इस भाग से इस भाग तक इतना स्पीड से चले, उस सारे को हम इकट्ठा कर देंगे स्पीड को, और उतनी कितनी स्पीड थी उससे भाग दे देंगे, तो एक एवरेज स्पीड आ जाएगी। लेकिन क्योंकि ये क्या है, वेव्स है एक ही साइड में जा रही है, इनकी गति जाने की एक ही है, तो ये स्पीड ना होकर इसको हम क्या कहेंगे, वेलोसिटी। क्या कहेंगे इसको, वेलोसिटी। और वेलोसिटी बराबर होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। और बताया था मैंने, न्यू बराबर क्या है, 1/t। डिस्प्लेसमेंट आपका क्या होगा, आप बी पॉइंट से एफ पॉइंट तक चले, यहां पर डिस्प्लेसमेंट है, यानी इतना दूरी आपने तय किया है, इसे क्या कहेंगे हम, लैम्डा कहते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट की जगह पर मैं क्या लिख दूं, लैम्डा लिख दूं। क्या लिख दूं, लैम्डा। और टाइम की जगह क्या लिख देता हूं मैं, टी लिख देता हूं। क्या हो गया, लैम्डा अपॉन टी। और इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, लैम्डा इंटू 1/t। और 1/t बराबर किसके, न्यू के, यानी फ्रीक्वेंसी के बराबर है। 1/t किसके बराबर है, न्यू के। तो ये बराबर क्या होगा, यानी 1/t बराबर है न्यू के, यानी फ्रीक्वेंसी के बराबर है। तब वेलोसिटी बराबर क्या होगी, यानी वेलोसिटी बराबर क्या होगी, वेलोसिटी बराबर होगी न्यू लैम्डा न्यू। क्या होगी, लैम्डा न्यू। क्यों होगी, ये न्यू की वैल्यू कितनी है, 1/t। लैम्डा की जगह मैंने लैम्डा रख दिया, यानी वेलोसिटी बराबर होती है लैम्डा न्यू। तो मैं से बता चुका हूं आपको कि इसके अंदर मेन कैरेक्टरिस्टिक यही थे, वेवलेंथ, एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड। इसके बाद देखेंगे हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड वेव्स। साउंड वेव्स की कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे, साउंड वेव्स के क्या गुण होते हैं। ये तो मैंने देखा था वेव्स की कैरेक्टरिस्टिक्स, वेव के गुण, जो तरंगें बह रही हैं उनका गुण देखा था मैंने। अभी हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड वेव्स। साउंड वेव्स की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, साउंड वेव में क्या क्या होता है। साउंड वेव्स के बारे में बताया था, साउंड वेव्स ऐसी वेव्स हैं जो किसी भी मीडियम के बिना नहीं चलती हैं, यानी ये वैक्यूम में ट्रेवल नहीं करती हैं। इनके लिए हमको मीडियम की आवश्यकता होती है, और वो मीडियम सॉलिड, लिक्विड या गैसेज हो सकता है। और हर मीडियम की स्पीड अलग अलग होती है साउंड की। और ये साउंड कैसे मूव करती है, ये एक लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं। इसके अंदर पार्टिकल मूव नहीं करते, कोई मॉलिक्यूल मूव नहीं करता,
मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को पुश कर देता है और वो आगे वाला दूसरे को पुश कर देगा। इस तरह से एक एनर्जी पैदा होगी और वो एनर्जी क्या होगी, वो जो हम फोर्स लग रही है उसकी वजह से वो एनर्जी पैदा हो रही है और वो एनर्जी ही क्या होगी, साउंड होगी। यानी जो वाइब्रेशन हो रहा है दूसरे को पुश करने का, वो रिजल्टेंट उसका क्या है, साउंड होता है। तो हम देखते हैं नेक्स्ट अभी क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड वेव्स। साउंड वेव्स की पहली कैरेक्टरिस्टिक्स है पिच। पिच आप देखते हैं पिच क्या होता है। आपने देखा है अपने दैनिक जीवन के अंदर बच्चे की आवाज क्या होती है, बहुत पतली होती है। लड़कियों की आवाज, महिलाओं की आवाज क्या होती है, बहुत पतली होती है। और लेकिन आदमी की आवाज क्या होती है, भारी होती है। ये डिपेंड करता है पिच के ऊपर। यानी पिच क्या है, ये किसका पिच क्या है, किसी का पतला है पिच है, किसी का मोटा पिच है। और ये पिच होना डिपेंड कर रहा है फ्रिक्वेंसी के ऊपर। उसकी बोलने वाली जो फ्रिक्वेंसी है, यदि फ्रिक्वेंसी ज्यादा है, आप देख रहे हैं इसमें क्या है, फ्रिक्वेंसी ज्यादा है बनस्पति इसके, इसके ये फ्रिक्वेंसी ज्यादा हो रही है। यहां देखो, मैं यहां पर इस पर डंडा मार दूं बीच में, तो ये कितनी है, 2.5 फ्रिक्वेंसी हुआ। यहां से यहां तक कितना हुआ, तकरीबन ये 3 फ्रिक्वेंसी हुआ। लेकिन यहां कितना, 1 2 3 4 5 6 हो गया है। यदि फ्रिक्वेंसी ज्यादा है तो आवाज क्या होगी, पिच क्या होगा, आप पिच जो है क्या होगा, पतला होगा। यानी आवाज क्या होगी, पतली होगी। यदि फ्रिक्वेंसी कम है तो आवाज क्या होगी, मोटी होगी। इसके बाद यानी लेडीज की पिच क्या है, जो फ्रिक्वेंसी देख रहे हैं आप, लेडीज यदि आप देख रहे होंगे अपनी मम्मी वगैरह को, जब आपके पापा को डांटती हैं तो कितनी जोर से चप 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 बोलती हैं। यानी उनकी फ्रिक्वेंसी क्या हो जाती है, बहुत तेज हो जाती है। लेकिन पापा की फ्रिक्वेंसी बेचारा दुम दबा के बैठा रहता है, सुनता रहता है। ठीक है, तो ये करता है, पिच के ऊपर डिपेंड करता है कि आवाज पतली है या मोटी। नेक्स्ट है लाउडनेस। लाउडनेस लाउडनेस आप कितना डीबी तक सुन सकते हैं, आप कितना डीबी तक सुन सकते हैं, यह डिपेंड करता है एम्पलीट्यूड के ऊपर। आप देख रहे हैं इस कंडीशन में इस वेव्स का एम्पलीट्यूड क्या है, ये यहां है, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ये। यानी एम्पलीट्यूड ज्यादा है तो लाउडनेस क्या होगी, ज्यादा होगी। एम्पलीट्यूड कम है तो लाउडनेस क्या होगी, कम होगी। जब डीजे चलाते हैं तो उसमें आपने देखा होगा कहीं कहीं पर इस तरह से बनता हुआ दिखाई देता है, इस तरह से बनता हुआ दिखाई देता है। जब आप वेरी कर रहे हैं तो ये एम्पलीट्यूड और बढ़ जाएगा, और तो कम करेंगे तो एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इस तरह से वेव से क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो जब कोई गीत गाता है उसमें जो इंस्ट्रूमेंट है उसके सेटिंग करने के लिए, बास को सेटिंग करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट है, जो बेस को सेटिंग करते हैं, बेस नहीं होता बल्कि एक्चुअल में क्या होता है, जो डीजे का होता है उसको बोलते हैं बास, वैसे बेस बोलते हैं। इस बेस को सेटिंग करने के लिए उसके जो नोब्स हैं उनको हम ऊपर नीचे करते हैं। एम्पलीट्यूड को बढ़ाएंगे तो आवाज क्या हो जाएगी, एम्पलीट्यूड को बढ़ाएंगे तो आवाज क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। एम्पलीट्यूड कम करेंगे तो आवाज क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यानी ये डिपेंड कर रहा है एम्पलीट्यूड किसके ऊपर, लाउडनेस को कम या ज्यादा करने के लिए। नेक्स्ट होता है टिम्बर। क्या होता है टिम्बर,
एम्बर। इसके अंदर आप देखते हैं जब म्यूजिकल सिस्टम लगा हुआ है तो उसके अंदर ड्रम की आवाज अलग है, आपके जो फ्लूट लगा है उसकी आवाज अलग है, और उसके बाद जो पियानो है उसकी आवाज अलग है, जो सैक्सोफोन लगा हुआ है उसकी आवाज अलग है। सैक्सोफोन आपने देखा होगा कैसा होता है, वो इस तरह से एक होता है और एवं मुड़ा होता है, और उसमें बहुत ही मधुर आवाज आती है। इनकी सबकी क्या है, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट की अलग अलग आवाज होती है। यदि आप चम्मच को नीचे फेंक के मारेंगे तो उसकी आवाज अलग होगी, आप थाली को नीचे फेंक के मारेंगे तो उसकी आवाज अलग होगी। यानी वो क्या है, दैट इज द क्वालिटी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। वो इंस्ट्रूमेंट में क्या क्वालिटी है उसके मुताबिक उसकी आवाज निकलेगी। नेक्स्ट है इंटेंसिटी। इंटेंसिटी इंटेंसिटी में यदि एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा तो इंटेंसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। एम्पलीट्यूड कम होगा तो इंटेंसिटी क्या होगी, कम होगी। इसमें जैसा आप डीजे में देखते हैं सेम थिंग है, यानी उसके अलग अलग नोब्स होती हैं, उसको सेटिंग करता है डीजे वाला। बहुत सारी नोब होती हैं, कहां आवाज पतली करनी है, कहां मोटी करनी है, कहां ड्रम की आवाज देनी है, कहां बीट की आवाज देनी है, उस वहीं से सेटिंग करता है। आप देखते हैं रेडियो स्टेशन के अंदर उनके पास कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं होता है, लेकिन सारी सेटिंग उसकी नोब से करते हैं। जो आरजे बैठता है वो सारा सेटिंग नोब से करता रहता है, वहां बैठा बैठा जो उसका इंस्ट्रूमेंट होता है उसी से सेटिंग करता रहता है, और वहीं से आपको गाना सुना देगा और अपना अनाउंसमेंट भी वहीं शुरू कर देगा। जो आरजे होगा, रेडियो आरजे में तो रेडियो जॉकी जो आप सुनते हैं प्रोग्राम के अंदर, जैसा आपने देखा होगा वो रेड मिर्ची वाला आता है, क्या नाम है उसका रेडियो जॉकी का, आरजे जावेद। इस तरह से जो बैठे होते हैं उसमें लड़कियां भी होती हैं, लड़कों को जो मिलता है, लेकिन उसका एक कोर्स होता है यूनिवर्सिटी के अंदर आरजे का, वो कोर्स करना पड़ता है। इस तरह से ये इंटेंसिटी हम देखते हैं। यदि हम जोर से बोल रहे हैं तो उसका जो इको है हमारे पास जोर से आएगा, हम धीरे बोल रहे हैं तो हमारा इको नहीं पहुंचेगा। तो इंटेंसिटी डिपेंड करता है किसके ऊपर, एम्पलीट्यूड के ऊपर। नेक्स्ट हम देखते हैं, ये हो चुका है पिच, लाउडनेस, एम्बर एंड इंटेंसिटी। अब हम देखेंगे इको एंड रिवर्बरेशन। इको एंड रिवर्बरेशन, तो इको क्या है? इको ये इको नहीं है बल्कि इसको बोलता है एको। इसका एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन क्या है? एको। यानी अभी आप कहीं बैठे हुए हैं तो आपकी आवाज को वापस आना इको कहलाता है। आपकी आवाज का वापस आना क्या कहलाता है? इको कहलाता है। आप बोल रहे हैं, बोलने के साथ साथ जैसे मैं आपको दिखाता हूं, हेलो, ये आवाज गूंज रही है, हेलो हेलो, इस तरह से आवाज गूंज दिखाई देती है। इको के अंदर एक मेन चीज होती है, इसमें जो ऑब्जर्वर बोल रहा है, जो ऑब्जर्वर बोल रहा है उसकी आवाज किसी पॉइंट से जाकर टकराती है। ये सपोज वॉल है, इससे टकराएगी। यहां पर कोई ऑब्जर्वर खड़ा हुआ है जो इसको देख रहा है, वो जब अपने यहां से वो बोलता है तो ये आवाज कहां टकराएगी? इस सामने वाले दीवार के ऊपर। यदि इस दीवार का
यानी यहां से बोलना और वहां से रिफ्लेक्ट होना, आवाज का रिफ्लेक्ट होना। ये जो बोल रहा है यहां से बोलना और रिफ्लेक्ट होना, आवाज का रिफ्लेक्ट होना। ये यदि 0.1 सेकेंड में होता है, 0.1 सेकेंड में ये दूरी कवर हो जाती है तो आपको इको मिलेगी, और इससे कम है तो आपको इको नहीं मिलेगी। अभी इसके अंदर आप देखिए 0.1 सेकेंड में कितना दूरी कवर करता है। इतने पॉइंट पर, इतने दूरी पर 17 मीटर दूरी कवर होती है, 17 मीटर दूरी। यदि ये डिस्टेंस 17 मीटर का है तो आपकी आवाज को इको मिलेगा। जब आप खड़े होते हैं किसी पहाड़ी वगैरह ऊपर, ये सपोज पहाड़ी है कोई, यहां पर ये ए पॉइंट पर कोई आदमी खड़ा हुआ है और यहां से आवाज देता है वो, तो इस पॉइंट से आवाज टकराकर वापस आती है, यानी यहां से आवाज ये गई और कितना होना चाहिए दूरी, इससे कम नहीं होना चाहिए, 17 मीटर से कम नहीं होना चाहिए। तो इसके बाद 17 मीटर से ऊपर दूरी है तो ये आवाज क्या होगी, वापस आएगी और कहां सुनाई देगी, ए पॉइंट पर जो आदमी खड़ा हुआ है इसके कान में सुनाई देगी। इसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्ट हुई आवाज। ये तो किसको सुनाई दी है, इस आदमी को, इसके सुनने के में। और ये क्या होती है, इसकी पुनरावृत्ति होती है। यानी जैसे उसने बोला है अभी, तो ये इसकी पुनरावृत्ति होगी। 0.1 सेकेंड के बाद में क्या होगी, पुनरावृत्ति होगी, फिर सुनाई देगी उसको वापस, अपनी आवाज फिर सुनाई देगी। अभी 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 अभी, यानी ये क्या है, बार बार चलेगी लेकिन क्या होगी, कम होती जाएगी। इसका जो एम्पलीट्यूड है वो कम होता जाएगा और आवाज धीरे धीरे क्या हो जाएगी, कम होती जाएगी। और एक टाइम ऐसा आएगा कि आवाज आपको आनी बंद हो जाएगी। तो इस तरह से जो 4-5 बार जो पुनरावृत्ति होती है आवाज का, फिर द्वारा रिफ्लेक्शन होता है, उसको हम कहते हैं इको। क्या कहते हैं, एको। इसके अंदर एक चीज और देखते हैं, इस एको के अंदर पहला चीज बताया था मैंने, ये कितना होना चाहिए, 17 मीटर से ऊपर होना चाहिए। 17 मीटर से कम है तो एको नहीं आएगा। और यानी टाइम कितना, आवाज आने का, वापस आने का टाइम कितना होना चाहिए, यानी 0.1 सेकेंड के बीच में होना चाहिए। इससे ज्यादा टाइम हो गया, इससे कम टाइम हुआ तो हम आवाज को नहीं सुनाई देगी। अभी नेक्स्ट, इसमें चलने वाली जो यहां से वेव्स चली है और यहां टकराने के बाद में वेव्स आई है, ये डिपेंड करता है कि इस वेव की कोई वेव लेंथ तो होगी, जो लेंथ बढ़ाई मैंने आपको। यदि ये मैं सपोज इसको मैं साइकिल मान लेता हूं, कोई वेव मान लेता हूं, इसको मैं पहाड़ी ना मानकर अब वेव मान लू मैं, तो इसकी कोई वेव लेंथ तो होगी, और वो वेव लेंथ होती है यहां से लेके यहां तक। तो इसकी वेव लेंथ से जो ऑब्जेक्ट यहां पर है जिससे टकरा के आवाज आ रही है, इसकी हाइट इससे ज्यादा होनी चाहिए, वेव लेंथ से हाइट ये ज्यादा होनी चाहिए। ऊपर से जा रहा है तेरे, यानी ये वेव लेंथ जो इस आवाज की वेव लेंथ है, साउंड की वेव लेंथ है, इस साउंड की वेव लेंथ से ये जो ऑब्जेक्ट जिससे टकरा के आ रही है आवाज, ये ज्यादा होना चाहिए। यदि ये कम हुआ, ऑब्जेक्ट कम हुआ हाइट में, इससे इसका ऊंचाई कम हुआ तो वेव लेंथ ज्यादा हुई तो ये निकल जाएगा साइड से, आवाज टकराकर वापस नहीं आएगी। तो इसको कहते हैं हम इको। अभी नेक्स्ट है क्या, रिवर्बरेशन। रिवर्बरेशन, रिवर्बरेशन के अंदर
यदि आप देखते हैं अपने घर में, कहीं कहीं घर में क्या होता है, ये आवाज गूंजती है, किसी किसी घर में आवाज गूंजती है, और आवाज जैसे आप बोल रहे हैं तो आवाज द्वारा गूंजेगी, तो इसमें क्या होगा, आपके बोलने में, आपके सुनने में वो आवाज आपके कान में आ रही है, तो आपको प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। रिवर्बरेशन में जो लास्ट वाला वर्ड है, इसमें बता रहा था मैं, जो इको था, इको में सेम वर्ड क्या हो 4-5 बार रिपीट हो रहा था। जैसे मैं बोला अभी 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 अभी, ऐसा 4-5 बार रिपीट होगा। लेकिन रिवर्बरेशन में जो लास्ट वाला चीज है उसकी पुनरावृत्ति होगी। जैसे बोला अभी भी भी ऐसा आएगा। यानी ये कहां पर होगा, आपका कोई बिल्डिंग है जहां आप बोल रहे हैं, आप किसी कुएं में आवाज दे रहे हैं और उसका कुएं का जो गहराई है 17 मीटर से कम है, तो आपको क्या आवाज आएगी, ये रिवर्बरेशन की आवाज आएगी। अदरवाइज इसकी लेंथ ज्यादा है तो क्या आएगी, आपको आवाज क्या आएगी, 70 मीटर से ज्यादा तो क्या हो जाएगा, इको आपको सुनाई देगा। तो आप जब घर में बोल रहे हैं, घर में बोलने की जो आवाज है उसको हम क्या कहेंगे, जो आवाज क्या होती है, वापस आपके पास में आती है रिफ्लेक्ट होकर, और रिफ्लेक्ट कैसे होकर आती है मुझे पहले बताना चाहिए था, मैं अब बता दूंगा उसको कि इसका रिफ्लेक्शन कैसा होता है, साउंड का रिफ्लेक्शन कैसा होता है, उसको अभी बता दूंगा मैं। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन होने के बाद जो आवाज आती है तो आपको डिस्टर्ब करती है, जो आपके बैठे हुए हैं उनको भी परेशान करती है। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, इसको अवॉइड करना चाहिए। अवॉइड करने के लिए क्या करेंगे, हम अपने घर में मोटे मोटे पर्दे लगाएंगे, जमीन पर कारपेट बिछाएंगे, उसके बाद में साइड में फाइबर्स लगा दें या छत पर आप फाइबर लगा दें, जिससे क्या होगी, जो साउंड का जो उसका रिपीटेशन था वो खत्म हो जाएगा। ये कार्रवाई ऑडिटोरियम में की जाती है, और आपके जो माइक चल रहे हैं अभी मैं देखा है, इसके माइक में पोजीशन चेंज होती है, जिससे कि आप इस रिवर्बरेशन को दूर कर सकते हैं। यानी आप बोलेंगे तो इसमें रिवर्बरेशन भी होगा और विदाउट रिवर्बरेशन भी ये काम करेगा। इस तरह की चीज को करने के लिए क्या करते हैं, यानी इसमें बताया मैंने क्या करते हैं, उसमें हम अवॉइड करने के लिए उसको क्या, मकान को, अपने कमरे को एक साउंड प्रूफ बना देते हैं। जैसा कि रेडियो स्टेशन के ऊपर बिल्कुल साउंड प्रूफ होता है, और लॉक हो जाता है, उसका दरवाजा लॉक हो जाता है, उसकी आवाज अंदर क्या बोल रहा है, बाहर वाले दरवाजे में बिल्कुल आवाज नहीं आएगी, अंदर से क्या बोल रहा है, क्या नहीं बोल रहा, क्या बात कर रहा है, क्या प्रोग्राम दे रहा है, कुछ पता नहीं पड़ेगा। आपको सिर्फ रेडियो स्टेशन पर निकलने वाला आपके मोबाइल पर दिखाई देगा, आपके टीवी पर दिखाई देगा। तो ये चीज थी क्या, इको एंड रिवर्बरेशन। तो इको एंड रिवर्बरेशन में जरूरत पड़ी हमें किसकी, रिफ्लेक्शन, साउंड की रिफ्लेक्शन की। तो साउंड का रिफ्लेक्शन देखते हैं हम। पीरियड कुछ लंबा हो गया है, काफी देर हो गई मुझे पढ़ाते हुए, लेकिन कोई बात नहीं, पढ़ना तो पड़ेगा ही। ये कोई सरफेस है, इस सरफेस के अंदर प्लेन सरफेस है, इसके अंदर यहां पर कोई घड़ी रखा हुआ है, ये घड़ी रखा हुआ है। तो इस घड़ी से कोई आवाज जाएगी तो कहां टकराएगी, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर आवाज टकराएगी, ये साउंड कहां टकराएगी, यहां पर। और यहां से यहां एक सुनने वाला बैठा हुआ, उसका कान है, ये आदमी है यहां पर बैठा हुआ, और यहां से टकरा कहां पहुंची, इस आदमी के कान में। अभी मैं इस पर नॉर्मल डाल दूं, जैसे कि आपने देखा था लाइट का रिफ्लेक्शन आपने पढ़ा था, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट आपने पढ़ा था। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में यानी यहां से कोई रेज जाती है तो कहां टकराती है, बीच में उस पॉइंट से, और वहां से रिफ्लेक्ट होकर कहां पहुंच जाती है, एक पॉइंट पहुंचती है। यानी इस कंडीशन में इस वाली वेव्स को हम क्या बोलते हैं, इंसिडेंस वेव, इंसिडेंस वेव। और इस वाली को क्या बोलते हैं हम, रिफ्लेक्टेड वेव्स।
यानी इंसिडेंस वेव, रिफ्लेक्टिव वेव और नॉर्मल, ये तीनों एक ही प्लेन पर होते हैं। यानी ऐसा नहीं है कि दूसरे प्लेन में दूसरा चला जाए, दूसरी साइड में दूसरा चला जाए, यानी एक कोई लेवल प्लेस है, लेवल जगह है, तो तीनों क्या होंगे, एक ही जगह पर होंगे। पहला इसका नियम, पहला लॉ। दूसरा इसका लॉ है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। दोनों एंगल क्या होंगे, बराबर होंगे। इसकी वजह से आवाज क्या होती है, हमारी इको वापस आती है। इसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन लॉ। तो रिफ्लेक्शन लॉ आप समझ चुके हैं, तो आगे चलते हैं हम एप्लीकेशन ऑफ अल्ट्रावेव्स। अल्ट्रावेव का एप्लीकेशन कहां कहां पड़ता है? अल्ट्रावेव्स कौन सी वेव्स हैं? जो कि 20 किलोहर्ट्ज से ऊपर की वेव्स हैं, यानी जिनका फ्रीक्वेंसी क्या है, 20 किलोहर्ट्ज से ज्यादा है। यानी 20 हर्ट्ज से नीचे वाली को हम क्या बोलते हैं, इंफ्रासोनिक, और जो 20 किलोहर्ट्ज से ऊपर वाली थी उसको क्या बोलेंगे, अल्ट्रासोनिक वेव्स। तो अल्ट्रासोनिक वेव्स का क्या काम है उसको देखेंगे हम। ये काम करते हैं सोनार में। यूजेज ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव्स, इसका कहां इस्तेमाल होता है, सोनार। सोनार क्या होता है, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। जो सबमरीन वगैरह होती हैं, पानी के पनडुब्बी होती हैं, उसके अंदर सोनार इंस्ट्रूमेंट लगा होता है। वो देखता है नीचे कि पानी के अंदर दुश्मन का कोई पनडुब्बी वगैरह तो नहीं है जो मुझे हिट कर दे, मुझे मार देगा। उसके अलावा देखता है कि वो नीचे कोई पहाड़ी तो नहीं है जो कि टकरा जाए मुझसे। फिर जमीन के अंदर जो 7-8 किलोमीटर नीचे पानी है, 16 किलोमीटर पानी नीचे है, वहां उसको देखती है। पनडुब्बी में लगी यानी जहाज में लगी हुई जो सोनार सिस्टम है, वो देखता है कि नीचे, वो नेविगेट करता है, यानी उसको सर्च करता, देखता है कि कहां पर क्या चीज है। यदि अंदर आपका कोई चीज गिर गई है, अंदर जैसे कोई प्लेन क्रैश हुआ, ऊपर नीचे पानी में गिर गया, समुद्र में गिर गया, तो वो सिस्टम, सोनार सिस्टम सर्च करेगा कि नीचे वो चीज कहां पर है, उसका रेंज मालूम करेगा। तो इसको बोलते हैं, सोनार को मतलब है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। यानी उसकी दूरी में मालूम करेगा, रेंज मालूम पड़ेगा कि वो चीज है पड़ी हुई है नीचे। नेविगेटर तो कर लिया उसने, देख लिया, उसको ढूंढ लिया कि ये चीज यहां पर पड़ी हुई है, इतनी डिग्री पर पड़ी हुई है, तो उसकी दूरी कितनी है वो निकाल कर देगा। तो ये कौन देता है, ये अल्ट्रासोनिक वेव्स होती हैं, वो ही निकालती हैं। उसके अलावा यूएसजी के अंदर जो डॉक्टर हैं, फिजियोथेरेपिस्ट, सॉरी, जो यूएसजी वगैरह करते हैं, फिजियोलॉजिस्ट, ये अल्ट्रासाउंड से मालूम करते हैं कि यदि पेट में दर्द हो रहा है तो कहां अल्सर है, कहां पर अपेंडिक्स हो रहा है, सिर दर्द हो रहा है तो कहां पर क्या क्या प्रॉब्लम है, तो ब्रेन ट्यूमर तो नहीं हो गया। यानी पेट में दर्द हो रहा है तो वो किस वजह से हो रहा है। यदि प्रेग्नेंट औरत है तो उसका भी अल्ट्रासाउंड करते हैं। तो उस अल्ट्रासाउंड के अंदर मालूम करते हैं कि इसके अंदर क्या बीमारी है, तो वो किसकी वजह होता है, अल्ट्रासोनिक वेव्स के कारण। इसके बाद मशीन की सफाई, मेंटेनेंस ऑफ मशीन। बड़ी बड़ी मशीन होती है जहां पर हम प्रेशर नहीं डाल सकते, जहां हम
ऐसी कॉम्प्लिकेटेड मशीनें होती हैं जिससे प्रेशर से साफ नहीं कर सकते, ब्रश से साफ नहीं कर सकते, तो अल्ट्रासोनिक से उनको साफ किया जाता है। अल्ट्रासोनिक से उनको साफ करते हैं। डिटेक्शन ऑफ मेटल वाल। कोई मेटल की कोई वाल है उसको डिटेक्ट करने के लिए अल्ट्रासोनिक वेव का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है आपका इंस्ट्रूमेंट ऑफ साउंड। इंस्ट्रूमेंट ऑफ साउंड मैं बता चुका हूं। इंस्ट्रूमेंट साउंड बहुत इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जैसे गिटार है, आपका पियानो है, आपका म्यूट है, ड्रम है, उसके बाद में शहनाई वगैरह है, ढोलक है आपकी, वो सब क्या है, साउंड के क्या है, इंस्ट्रूमेंट है, जिनसे कि साउंड मिलती है हमें। तो आज ये सब्जेक्ट आपका साउंड का खत्म होता है। अब अगले सब्जेक्ट को देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स करें। तो अगले लेसन को वीडियो देखने के लिए, तब तक के लिए नमस्कार एंड जय हिंद।